हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार गुप्ता। आज के इस वीडियो में क्लास 9th की केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारे एटम हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका नेचर क्या है, वो किस प्रकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उस परमाणु के अंदर सेट होते हैं, उनका न्यूक्लियस क्या है, किस जगह सेट होता है, etc के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था जो हमारा परमाणु है वो अविभाज्य था, लेकिन उसके बाद हमने ये भी बताया कि हमारा जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के ही बना है। तो अविभाज्य कहाँ रहा? अब अविभाज्य नहीं रहा, परमाणु भी हमारा विभाज्य हो गया है। तो हमने आपको इसके पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में और उसके करैक्टर के बारे में हमने आपको बता दिया है। आज हम जानेंगे कि परमाणु किस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में किस प्रकार सेट होते हैं। विभिन्न साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग जो थियरियां दी गई हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए पहला मॉडल हम लोग जानेंगे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल, जे थॉमसन परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने परमाणु के बारे में क्या कहा है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, कैथोड किरणें और कैनॉन किरणों के अन्वेषण के आधार पर जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि परमाणु हमारा गोल है, गोलाकार होता है, उदासीन होता है। उदासीन क्यों है इसके बारे में हमने आपको बताया था कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नाभिक के बाहर जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होने के कारण हमारा जो परमाणु है वो उदासीन होता है। तो जे थॉमसन ने यही कहा कि परमाणु हमारा जो है वो गोलाकार है, उदासीन है, और इस परमाणु में प्रोटॉन हमारा उसी तरह से सेट होता है जैसे तरबूज में खाने वाला जो लाल भाग होता है उसी तरह से परमाणु में प्रोटॉन हमारा सेट होते हैं। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है तरबूज के तरह जो उसके बीज उस लाल वाले पार्ट में बिखरे होते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी हमारा उसी इलेक्ट्रॉन उसी परमाणु के अंदर उसी प्रकार बिखरा होता है जैसे तरबूज में उसके बीज। इसलिए इनके इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा गया है। ठीक है, बात कंफर्म हुआ? एक बार और देख लीजिए। जे थॉमसन ने परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तुत किया है। इन्होंने ये बताया कि जो हमारा परमाणु है वह गोलाकार है, सूक्ष्म है, उदासीन है, उसमें प्रोटॉन उसी तरह से बिखरे होते हैं या उसी तरह से व्यवस्थित होते हैं जैसे तरबूज में खाने वाला लाल भाग, और इलेक्ट्रॉन परमाणु में उस तरह से बिखरे होते हैं जैसे तरबूज में उनके बीज बिखरे होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी उस लाल वाले भाग में उसी के अनुसार हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसी परमाणु के अंदर बिखरा होता है। इसलिए इनके इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। लेकिन बाद के खोजों के आधार पर इनके इस अवधारणा को
फ्लॉप कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने परमाणु की सही व्याख्या करने में असफल रहे। देखिए इनके मॉडल के अनुसार जो बताया गया है, हमारा जो एटम है, ये एटम हमारा गोल है, उदासीन है, ये तो सही है। इस बात को आज तक भी माना गया कि जो परमाणु हमारा है वो उदासीन है, गोलाकार है, अति सूक्ष्म है, ये तो सही था। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों के द्वारा जो खोजा गया, उनके अनुसार ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो सेट नहीं हो पाया, उनके अनुसार व्याख्या नहीं कर पाए थे, इसलिए ये थॉमसन मॉडल जो है फ्लॉप हो गया। देखिए ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, वह इलेक्ट्रॉन उसी तरह बिखरा हुआ है जैसे तरबूज में उनके बीज। बट ये बीज का जो पोर्शन है, जो रंगीन पार्ट हम बना रहे हैं, इस रंगीन पार्ट को उन्होंने क्या कहा, जैसे तरबूज के अंदर लाल पार्ट होता है, खाने वाला भाग होता है, इसको उन्होंने माना क्या, ये हमारा प्रोटॉन है, इसको उन्होंने प्रोटॉन मान लिया। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ये जो रंगीन भाग है, रंगीन भाग, इसको उन्होंने माना क्या, प्रोटॉन, रंगीन भाग प्रोटॉन, ठीक है ना, बना लीजिए इसको। आइए नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग या नाभिक की खोज। अगली हेडिंग है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या इसको कहते हैं नाभिक की खोज। नाभिक की खोज, ठीक है। देखिए रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों ने 1911 रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों ने 1911 में परमाणु की संरचना को व्यवस्थित करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसी मॉडल के में नाभिक की खोज भी की गई। देखिए उन्होंने किया कैसे, रदरफोर्ड और उनके सहयोगियों ने रेडियम परमाणु से निकलने वाले अल्फा कण, जो अल्फा कण निकल रहा है, इन अल्फा कण को एक पर्दे पे गुजारा, एक पर्दे पर फोकस किया, एक पर्दे पे बम्बारिंग किया, तो देखा कि इस पर्दे पर केवल एक ही जगह चमक उत्पन्न होती है, एक ही जगह फोकस होता है। लेकिन जब रदरफोर्ड ने इन्हीं अल्फा किरण के मार्ग में सोने की बहुत पतली पन्नी को लगा दिया, यानी 0.0001 mm, यानी इतनी पतली सोने की पतली पन्नी इसी अल्फा कणों के मार्ग में जब लगा दिया, तो देखा कि इस पर्दे पर जो फोकस हो रहा था एक जगह, अब एक जगह के बजाय कई जगहों पे फोकस हो रहा है, जहां से ये इसको बिखेर देता है,
विभिन्न जगहों पे फोकस करता है, विभिन्न जगहों पर चमक उत्पन्न करता है। यानी ये सोने की जो पतली पन्नी थी वह अल्फा किरण को प्रकीर्णित कर देती है, बिखेर देती है, इसलिए इसको कहते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। ठीक है, जब रदरफोर्ड ने जो रेडियम के परमाणु से निकलने वाले अल्फा कण को एक पर्दे पर गुजारा, एक पर्दे पर फोकस किया, तो उन्होंने देखा कि उन अल्फा कण का चमक केवल एक ही स्थान पर हो रहा है, यानी पर्दे के केवल एक ही स्थान पर चमक उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने इन अल्फा किरण के मार्ग में एक सोने की बहुत ही महीन पन्नी को लगा दिया, तब देखा कि जब ये किरणें सोने की पतली पन्नी को पार करती है तो वो कई भागों में बिखर जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, जिससे उस पर्दे के विभिन्न जगहों पे चमक उत्पन्न करने लगती है। और चमक जब उत्पन्न करने लगती है तो इसी प्रयोग को उन्होंने कहा अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। अब इस प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि सोने की पतली पन्नी लगाने से इतने ज्यादा भागों में चमक क्यों उत्पन्न होती है। ये प्रश्न उनके दिमाग में आया। इस प्रश्न के आंसर को उन्होंने बताया, निष्कर्ष निकाला प्रयोग से। पहला निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि ये जो किरणें आ रही है, ये सोने की जो पतली पन्नी थी वो परमाणु भी तो है, तो बहुत सी ऐसे परमाणु को माना गोलाकार हमारा है, तो बहुत सी जो किरणें जैसे जिस मार्ग से आ रही थी वो ठीक उसी मार्ग से निकल जा रही थी, जैसे आई परमाणु को भेद करके आर पार हो जा रही है, जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु मारा है उसका अधिकतर भाग खोखला है, खाली स्थान है। ठीक है, पर कुछ ऐसे किरणें थी जो जैसे जैसे सेंटर की ओर आती गई, बीच की ओर आती गई, वैसे वैसे वो विभिन्न कोणों पे क्या करती हैं, बेंड कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं। अब उन्होंने कहा ऐसा क्यों भाई, जो साइड से आ रही हैं वो किरणें तो सीधी रेखा में निकल जा रही हैं, लेकिन जो किरणें परमाणु के सेंटर की ओर आ रही हैं, बीच में आ रही हैं, वो विभिन्न कोणों पे, अलग अलग कोणों पे वो विक्षेपित हो जा रही है, मुड़ जा रही हैं। पर कुछ ऐसी भी किरणें उन्होंने देखा कि जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, वो जिस मार्ग से आता है और ठीक उसी मार्ग से वो वापस हो जाता है। तो इन्होंने ये निष्कर्ष उन्होंने निकाला यही कि परमाणु जो हमारा है, परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है और परमाणु के बीच में एक छोटा दृढ़ मजबूत धनावेशित पिंड है, जिसको उन्होंने नाभिक का नाम दिया। इसी प्रयोग को उन्होंने कहा अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग या नाभिक की खोज। अब एक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि ये अल्फा कण इन नाभिक से क्यों टकरा रही है, अल्फा कण क्या है। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने न्यूट्रॉन की खोज में आपको बताया था, जो अल्फा कण होते हैं वो हीलियम के नाभिक होते हैं। देखिए, जो ये आपका हीलियम होता है, इस हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 इनका होता है, 2 होता है, और एटॉमिक मास इनका 4 होता है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इनका आउटर मोस्ट खाली हो गया, बचा क्या, केवल नाभिक बचा। तो जब नाभिक बचा, उस पर भी क्या है, कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा, और जब धनावेश होगा वही अल्फा कण जब इस परमाणु के नाभिक के पास आएंगी तो दोनों का चार्ज क्या है, समान है। जब दोनों का आवेश समान है तब ये नाभिक इन अल्फा किरणों को प्रतिकर्षित करने लगती हैं, जिससे वह किरणें
नाभिक से दूर होने लगती हैं और वो विभिन्न कोणों पर वो विक्षेपित हो जाती हैं। लेकिन जो किरणें बीच में आ रही हैं, यानी लगभग 6000 में, हजारों में कोई एक या दो ऐसी किरणें आपको मिलेगी जो इस परमाणु के बीचों बीच में आएगा, जो नाभिक से टकराएगा, वो कोई एक होगा। 1500 में कोई एक ऐसा परमाणु होगा जो किरणें होंगी जो जिस मार्ग से जा रही थी वो अपने मार्ग से, उसी मार्ग से वापस आ जाएंगे। ठीक है, तब इन्होंने इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने यही निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा परमाणु है वो परमाणु का अधिकतर भाग खोखला है और परमाणु के बीच में नाभिक है जिसमें उस परमाणु का लगभग सभी द्रव्यमान केंद्रित होते हैं, छोटा होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है, जिसको ये किरणें उस नाभिक को भेद नहीं पाती हैं। इस तरह से नाभिक की खोज हो गई और यही प्रयोग रदरफोर्ड का अल्फाखंड प्रकीर्णन का प्रयोग भी कहलाता है। ठीक है ना, इस फिगर को, ये फिगर बन गया। ठीक है, ये नेक्स्ट हेडिंग है रदरफोर्ड का रदरफोर्ड का परमाणु संबंधित नाभिकीय मॉडल। देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया कि नाभिक की खोज या अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। अब रदरफोर्ड ने एक परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी उन्होंने प्रस्तुत किया। देखिए, उन्होंने ये बताया, ये मोस्टली इसको 3 स्टेप में हम जानेंगे। पहले स्टेप में रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो हमारा परमाणु है वो उदासीन है, अति सूक्ष्म है, गोलाकार है। चलिए, एक तो पहले पॉइंट में उन्होंने बताया। दूसरे पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि परमाणु के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? परमाणु के 2 भाग होते हैं। पहला उन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा पिंड होता है जिसको उन्होंने कहा नाभिक। नाभिक की बात देख लीजिए, ये नाभिक की त्रिज्या परमाणु की अपेक्षा बहुत छोटी होती है। ये लगभग होती है 1×10⁻⁻12 सेंटीमीटर। ये नाभिक की त्रिज्या है। अब परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? हमने आपको बताया था 1×10⁻⁸ सेंटीमीटर। वहां हमने बताया था परमाणु की त्रिज्या के बारे में, हमने आपको बताया था परमाणु की त्रिज्या, ये बताया था 1×10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, और नाभिक की त्रिज्या कितनी हो रही है? 1×10⁻12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तब इन्होंने दूसरे पॉइंट ये बताया कि परमाणु के 2 भाग होते हैं। पहला भाग परमाणु के केंद्र में जो छोटा भाग होता है, जो धनावेशित होता है, तो उस परमाणु का लगभग सभी द्रव्यमान उसी नाभिक में केंद्रित होते हैं। उसको उन्होंने नाभिक कहा। नाभिक धनावेशित होता है, छोटा होता है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है और लगभग समस्त द्रव्यमान उसी में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इसकी त्रिज्या होती है 1×10⁻12 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे में उन्होंने ये बताया कि नाभिक के बाहर, इस परमाणु में ही नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन करता रहता है, हमेशा गति करता रहता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि विभिन्न कक्षाएं होती हैं और उसी कक्षाओं में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लगातार चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है। अब जैसे ये नाभिक हो गया, इस नाभिक के बाहर ये हमारा विभिन्न कक्षाएं, ऐसे बताया उन्होंने, चक्कर लगा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन है।
तो उन्होंने ये भी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन पे तो चक्कर लगा रहा है और यह नाभिक में क्या है, धनावेश है, प्रोटॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन उस नाभिक पे आकर्षण तो करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमारा होता है ऋणावेश और इस प्रोटॉन पे होता है हमारा धनावेश। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन हमारा चक्कर लगाता रहता है तो चक्कर के साथ साथ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अपकेंद्र बल होता है जो निकालता है। वह अपकेंद्र बल इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है, उसको कैंसिल कर देता है, इसलिए प्रोटॉन इस नाभिक पे गिरता नहीं है। ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारा इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इस तरह से गति करता रहता है जैसे सौर परिवार में जो विभिन्न ग्रह हैं और सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। इसकी तुलना उन्होंने सौर परिवार से किया था, इसलिए रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है इसको सोलर प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं या सौर ग्रहीय गति भी कहते हैं, सौर ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने तुलना किया था, समानता दिया था कि इलेक्ट्रॉन हमारा नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में उसी प्रकार गति करता है जैसे सौर परिवार में, सौर मंडल में जो विभिन्न ग्रह हैं वो ग्रह नाभिक सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इसको उन्होंने सोलर प्लैनेटरी मॉडल या नाभिकीय सौर परिवार नाभिकीय मॉडल भी इसको कहा। ठीक है। लेकिन इसकी कमियां भी हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां भी हैं। एक वैज्ञानिक है फिजिक्स के मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल, उन्होंने ये बताया कि जब कोई आवेशित कण चक्कर लगाता रहता है तो उनकी जो ऊष्मा होती है चुंबकीय, यानी ऊष्मा उनकी जो होगी ऊर्जा उनकी लगातार घटती जाएगी उनके नियम के अनुसार। अगर कोई भी आवेशित कण लगातार चक्कर लगाता रहता है, मोशन करता रहता है, तो उनकी ऊर्जा में ह्रास होगी, उनकी एनर्जी कम होगी। और अगर ये ऊर्जा का ह्रास करता जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो जब बार बार ये चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा का ह्रास करता जाएगा, तो एक समय तो वो निश्चित ही आएगा जिसमें इस इलेक्ट्रॉन की सारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और यह इलेक्ट्रॉन इस नाभिक पर गिर जाएगा, जिससे उस परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि परमाणु तो हमारा अमर है, ना ही परमाणु को हम बना सकते हैं, ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं। इसलिए क्लार्क मैक्सवेल ने इनके मॉडल को ऐसा कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब बोहर के परमाणु मॉडल की हम बात करेंगे। ये आपका है बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल देखिए, बोहर या बोर भी इसको कहते हैं, बोर का परमाणु मॉडल भी कहते हैं, दोनों नाम एक ही है, साइंटिस्ट एक ही है। बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ये परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इनके अनुसार देखिए, इनके परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने ये बताया कि जो नाभिक के चारों, नाभिक के दो भाग होते हैं, सॉरी परमाणु के दो भाग होते हैं, ये तो सही है। परमाणु गोलाकार होता है, सही है। परमाणु उदासीन होता है, सही है। पर जो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था है वो रदरफोर्ड के अनुसार वो गलत, इन्होंने गलत कर दिया। इन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर कंटिन्यूअस सर्किल नहीं होती है, लगातार ऑर्बिट नहीं होती है, बट ये वित्तीय कक्षाएं होती हैं, डिसकंटिन्यूअस होती हैं, यानी विभिन्न
वित्तीय कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते रहते हैं, और इन विभिन्न वित्तीय कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो निश्चित होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, घूमते रहते हैं, जिससे वहाँ एक अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है, और वह अपकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले अट्रैक्शन बल को कैंसिल कर देता है। ये पहले पॉइंट में इन्होंने ये बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न वित्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और इसके लिए जो चक्कर के जो इलेक्ट्रॉन हमारा चक्कर लगा रहा था उस समय वो अपकेंद्र बल उत्पन्न करता है। वह अपकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को, आकर्षण बल को कैंसिल कर देता है। ठीक है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर से विभिन्न वित्तीय कक्षाएं तो होती हैं, लेकिन हर जगह इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। कुछ विशेष जगहों पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसको उन्होंने कहा अस्थायी कक्षाएं, परमानेंट ऑर्बिट्स। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है, घूमता रहता है, तो उस समय वो ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है। लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट को चेंज करना होता है, तब वह ऊर्जा को लॉस भी करेगा और ऊर्जा को एब्जॉर्ब भी करेगा। ये डिपेंड करेगा उनके ऑर्बिट कौन सा है। देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बाहरी कोश, देखिए जैसे जैसे हम इस नाभिक से दूर होके जाएंगे वैसे वैसे उस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो बढ़ती जाएगी। ठीक है। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से उस अंदर वाले कोश में आना चाहता है तो दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा वो लॉस करेगा, निकालेगा, त्यागेगा। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कोश से बाहर वाले कोश में जाना चाहता है तो वह इलेक्ट्रॉन दोनों कक्षाओं के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा। यानी मोमेंट के साथ में, गति के साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का ह्रास नहीं करेगा और ना ही ऊर्जा को वो एब्जॉर्ब करेगा, बल्कि जब वह अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा, यानी जब ऑर्बिट को चेंज करेगा तो दोनों ऑर्बिटों के ऊर्जाओं के अंतर के बराबर वह ऊर्जा को या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो ऊर्जा को वो निकालेगा। ये डिपेंड करेगा कि वह बाहर वाले कोश से अंदर आना चाहता है या अंदर वाले कोश से बाहर जाना चाहता है। अगर बाहर वाले कोश से अंदर आना चाहता है तो दोनों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर, ठीक है ना। देखिए, बोहर के परमाणु मॉडल में ये जो दूसरा पॉइंट था, हमने ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने मूविंग के टाइम में ना ही एनर्जी को लॉस करता है ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी को लॉस करेगा या एब्जॉर्ब करेगा जब वो अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा, अपने कक्षाओं को चेंज करेगा। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोश से अंदर वाले कोश में आना चाहेगा तो दोनों की कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर वह ऊर्जा को लॉस करेगा। यानी बाहर से अगर अंदर आएगा तो ऊर्जा को लॉस करेगा, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कोश से बाहर वाले कोश में जाना चाहेगा तो दोनों कक्षाओं के ऊर्जा के अंतर के बराबर वह ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। तब इस केस में वह इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस को या अपने ऑर्बिट को चेंज करते हैं। इस ऊर्जा की मात्रा को हम कहते हैं क्वांटम ऊर्जा। ठीक है। यानी ऊर्जा को बंडलों के रूप में या तो वो लॉस करेगा या फिर वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है ना। ये आपका रहा बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, फिगर बना लीजिए। बोहर का परमाणु मॉडल भी फ्लॉप हो गया है क्योंकि इनका भी जो मॉडल है वो सभी परमाणुओं पर लागू नहीं हो पाया है।
इसलिए ये भी बाद में फ्लॉप हो गया है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग आपका है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर क्या होता है? देखिए अभी मैंने बताया है कि जो हमारा एटम है उस एटम के बीच में होता क्या है? न्यूक्लियस, नाभिक होता है। इसी नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, और उन्हीं कक्षाओं को हम कहते हैं ऊर्जा स्तर। इनको हम 1 2 3 4 या फिर इनको हम के भी कहते हैं, के एल एम एल भी कहते हैं। अब ये जो पहला कोश होता है उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप कोश बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी ऊर्जा क्रमशः बढ़ती जाती है। इनको मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, और इनको के एल एम एन के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, जिसे कोश भी कहते हैं, कोश कहते हैं। ठीक है ना? ये आपका ऊर्जा स्तर हो गया और कोश हो गया। और ऊर्जा स्तर, कोश, उसको सेल भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बना लीजिए। आइए नेक्स्ट हेडिंग हम आपको बता रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक। देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसको हम दिखाते हैं जड़। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। बस एक लाइन की डिफिनेशन है। ये कहा जाता है कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक हम आपको बता देते हैं। जैसे ये होगा आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन हो गया। ठीक है, ये आपके एलिमेंट हो गए। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। इसी को कहते हैं परमाणु क्रमांक। यानी परमाणु क्रमांक ये बताता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, कितना प्रोटॉन का संख्या है, तो उसी प्रोटॉनों की संख्या को ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है ना? अब ये परमाणु क्रमांक हुआ, इसका मतलब किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसको क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक कहेंगे। और आप ये भी पढ़े हैं कि किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए तो हमारा परमाणु उदासीन होता है। या आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु का आवेश क्या होता है, तो परमाणु पे कोई आवेश नहीं है, परमाणु हमारा उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या के। तो इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या से क्या मतलब है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होते हैं ऋणावेशित चार्ज और प्रोटॉन पे होते हैं धनावेशित चार्ज, इसलिए दोनों आपस में होते हैं बराबर, जिससे परमाणु हमारा उदासीन होता है। लेकिन वही अगर प्रश्न ये आपसे कहा जाए कि नाभिक का आवेश क्या होता है या नाभिक की प्रकृति क्या होती है, तो नाभिक की प्रकृति हमारा हमेशा धनावेशित होगा। क्यों? क्योंकि नाभिक में 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक तो आपका होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, जो उस परमाणु क्रमांक को शो करता है। लेकिन दूसरा जो पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, वो चार्जलेस पार्टिकल्स होता है, उदासीन होता है। इसलिए चार्ज प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होने के कारण जो टोटल नाभिक होता है वो धनावेशित हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर हमने आपको बताया कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित
कुल प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जड़ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? दूसरी हेडिंग देख लीजिए। द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या इसको कहते हैं एटॉमिक वेट। द्रव्यमान संख्या। देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि परमाणु के नाभिक में दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए, उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या बन जाएगा। यानी इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या को दिखाते हैं कैपिटल ए से। ठीक है? यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन है, उसी दोनों को आप जोड़ देंगे तो उस परमाणु का क्या बन जाएगा? द्रव्यमान संख्या बन जाएगी। ठीक है? द्रव्यमान संख्या बताएंगे कैसे? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो आएगा तो उसका बन जाएगा द्रव्यमान संख्या। और कभी कभी आपको पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन क्या होता है, कैसे आप निकालेंगे? तो ये आपको हो जाएगा ए बराबर जेड प्लस एन होता ही है। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो यह अगर आपको निकालना है ये हो जाएगा ए माइनस जेड। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है कि किसी भी परमाणु में इतना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा। आज इसी पे एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सपोज कर लीजिए एक कोई हमारा ये यक्ष है, कोई एलिमेंट है। कौन एलिमेंट है? यक्ष है। हमने एक मान लिया, सपोज कर लिया, इसका एटॉमिक नंबर आपने मान लिया है 90 और एटॉमिक वेट को आपने मान लिया 40। ये लिखा गया है आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो 19 लिखा गया है, 40 लिखा गया है। अब आपसे पूछेगा क्या? इस एलिमेंट का परमाणु क्रमांक बताइए। परमाणु क्रमांक बताना है आपको, जिसको हम कहते हैं किससे हैं? जड़ से। ये बताना है। फिर आपको दिखाना क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या बताना आपको, जिसको दिखाते हैं हम ए से। ये आपको निकालना है। फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको ई से दिखाते हैं। फिर पूछेगा प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या बताना है आपको, इसको दिखाते हैं पी से। ये बताना है आपको। फिर पूछेगा न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, इसको हम दिखाते हैं यानी से। ठीक है? देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक अगर इस तरह से कोई एलिमेंट लिखा गया है, उसके नीचे साइड में जो अंक लिखा होता है उस एलिमेंट का वही परमाणु क्रमांक हो गया। कुछ करना नहीं है, बस लिख दीजिए ऐसे ही। और द्रव्यमान संख्या क्या हो गया? उस एलिमेंट के ऊपरी भाग पे जो वैल्यू लिखा होगा ये वही उसका द्रव्यमान संख्या की बन जाएगी। ठीक है? अब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो मैंने आपको बताया था ये जो परमाणु क्रमांक है वही क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। तो प्रोटॉनों की संख्या अगर आपको मिल गया है, ये हुआ कितना? 19 हुआ। और किसी भी परमाणु में अगर उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या हो गई। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपको पता करना है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है, ये होता है ए बराबर जेड प्लस एन। ए की वैल्यू कितनी है? 40 हो गई। जेड की वैल्यू कितनी है? 19 हो गया। एन की वैल्यू क्या है? नहीं पता है। इसी को आपको निकालना है कि आपका हो जाएगा एन इक्वल टू 40 माइनस 19 बराबर
21, यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितना हो गया, ये आपका 21 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। सपोज के लिए कार्बन हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया। फिर आपको लिखा गया ऑक्सीजन, ये 8 हो गया, ये 16 हो गया। फिर आपको लिखा गया ये सोडियम है, ये 11 है, ये 23 है। ऐसे आपको लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसे 3 पार्ट मान लीजिए हम कर लेते हैं। इसमें आपका हो गया ये कार्बन की नंबरिंग हो गई, ये आपके ऑक्सीजन की नंबरिंग आपकी हो गई, और ये आपका हो गया सोडियम की नंबरिंग हो गई। अब इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, प्रोटॉनों की संख्या बताइए, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक मास बताइए। ये सब पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसका आंसर आप कैसे आप निकालेंगे, अभी हमने आपको बताया है, उसी तरह बहुत आराम से आप निकाल लेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ जो नंबर लिखा गया है किसी भी एटम के जो नीचे जो नंबर होता है वही आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कोई होती है, प्रोटॉनों की संख्या भी कोई होती है, और परमाणु क्रमांक भी कोई होता है। तो 6 आपका हो गया, और 6 हो गया, और ये भी आपका 6 हो गया। बचा क्या, एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में आपको पता है जो आपके सर पर रखा हुआ भार है, यानी उस एलिमेंट के ऊपर जो रखा गया भार है वही आपका होगा क्या, एटॉमिक मास हो जाएगा, कि हो गया 12। और न्यूट्रॉन आपको निकालना है, तो मैंने अभी बताया एक फार्मूला बोला है कि A बराबर Z प्लस N। A का मान कितना है, 12 हो गया है। Z कितना है, Z आपको 6 लिखा गया है। N क्या है, नहीं पता है, तो ये आप निकाल देंगे। तो N बराबर यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 6 बराबर 6। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, वही बात इसमें भी करेंगे। एटॉमिक मास पूछा गया है, एटॉमिक नंबर पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपसे पूछे गए हैं। तो एटॉमिक मास को कैसे आप निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट के जो ऊपर भार होता है जो वैल्यू लिखी होती है वही आपका एटॉमिक नंबर आपका हो जाएगा, और उसके नीचे जो वैल्यू लिखा होता है कोई भी हो वो आपका हो जाएगा एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक हो जाएगा। वही परमाणु क्रमांक हमारा क्या होता है, परमाणु की संख्या के बराबर होती है, और वही बराबर होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब निकालना क्या आपको, न्यूट्रॉन निकालना है। इसके लिए कुछ नहीं, अगर फार्मूले का यूज करना है तो फार्मूले के साथ में करिए, और बिना फार्मूले में करना है तो बस इसी वैल्यू में से इसको आप बढ़ा दीजिए, यानी जो ज़्यादा वैल्यू होगा ये द्रव्यमान संख्या होगी, ये जो कम वैल्यू होगा ये परमाणु क्रमांक होगा। बस इसी में से इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो क्या मिलेगा, आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं सोडियम की। यहाँ भी आपने पूछा गया एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पूछा गया है। तो एटॉमिक मास क्या होगा, जो एलिमेंट के ऊपर जो लिखा गया भार है, जो ज़्यादा वैल्यू होता है ऊपर वाला, वही आपको होता है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर, जो उसके नीचे लिखा होगा जो वैल्यू लिखा होगा वो आपका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉन, ठीक। अब क्या निकालना है, न्यूट्रॉन करना है। न्यूट्रॉन के लिए या तो आप फार्मूले का यूज कीजिए, A प्लस Z प्लस N। ये कितना है, 23 हो गया। Z कितना है, आपको हो गया 11 हो गया, प्लस N आपको निकालना है। तो N इक्वल टू आपको हो जाएगा 23 माइनस 11 बराबर 12। या तो इस फार्मूले का यूज कीजिए या तो बिना फार्मूले का यूज कीजिए। इसी वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा दीजिए, जो वैल्यू आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद के जो बचे पार्ट हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।